जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं? अब जाहिर है जो हमारे पास तीन रिएक्टेंट्स हैं यही वो फैक्टर्स होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे होंगे। अब फैक्टर्स को समझने के लिए हम फोटोसिंथेसिस का एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें पुरानी बातें थोड़ी सी याद रहें और फिर हम नई बात की तरफ चलते हैं। तो हमने पढ़ा था जैसा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए हमारे पास तीन रिएक्टेंट्स होते हैं। पहला है सनलाइट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है वाटर। तो जब ये तीनों रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास ग्लूकोज बनेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा। हमने पढ़ा था ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको समझाया था रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास इसकी रिडक्शन होती है और वाटर की ऑक्सीडेशन होती है। हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो अगर मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो उसमें हमारे पास तीन मेन फैक्टर्स थे। और उसमें फर्स्ट फैक्टर है वो हमारे पास है लाइट का। अब लाइट क्या है? ऑब्वियसली जो लाइट है हमारे पास इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो तो सनलाइट है। और जो सनलाइट है वो हमें मिल किससे रही है? सन से। अब सनलाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? हमारे पास दो किस्म की वेव्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जो कि एक उनको मीडियम चाहिए होता है टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है तो उनको एक मीडियम रिक्वायर्ड है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिस तरह सनलाइट या जो लाइट वेव्स होती हैं हमारे पास उनको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। जिस तरह साउंड वेव है उसको एक मीडियम रिक्वायर है एयर का। जब हम किसी से बात करेंगे अगर दरम्यान में एयर मौजूद नहीं है तो दूसरा बंदा हमारी आवाज़ नहीं सुन सकेगा। लेकिन लाइट वेव को या जो सनलाइट है उसको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। जब भी कोई मीडियम होगा या नहीं होगा वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो जो सनलाइट है अ, ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। अब आपको पता है जो सनलाइट है वो विजिबल लाइट है। हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनका एक स्पेक्ट्रम होता है पूरा। उसमें हमारे पास अच्छा वो जो जो वैसे जो लाइट होती है हमारे पास कोई भी उसके कई रीजन्स हो सकते हैं। एक तो उसका विजिबल रीजन होता है और एक उसका रीजन होता है जो इनविजिबल होता है। मतलब जो एक ख़ास वेवलेंथ की लाइट होगी सिर्फ हमारी आंखें उसको रिसीव कर सकती हैं, उसको देख सकती हैं, उन कलर्स को देख सकती हैं। लेकिन जो वेवलेंथ उससे कम या ज़्यादा होगी हम उसको देख नहीं सकते, उसको हम कहते हैं इनविजिबल है। इस तरह अल्ट्रा वायलेट हो गई या गैमा रेज़ हो गई या एक्स रेज़ हो गई या इसी तरह इंफ्रारेड हो गई। जो रेज़ होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते उनको हम कहते हैं ये इनविजिबल हैं। तो अगर मैं विजिबल लाइट की बात करूँ तो उसमें हमारे पास पूरा एक स्पेक्ट्रम मौजूद होता है। उसको हम कहते हैं उसमें 7 कलर्स आते हैं। उसको हम कहते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये 7 कलर्स जो हैं ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस तो नहीं करवाएँगे। इनमें कुछ कलर्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और कुछ कलर्स इस तरह के हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए इफ़ेक्टिव नहीं हैं। फोटोसिंथेसिस करवाते ज़रूर हैं लेकिन इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं। अब अगर मैं बात करूँ इन सारे कलर्स की तो इनमें जो 4 कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और 3 कलर्स इस तरह के हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इफ़ेक्टिव कम हैं। जो इनकी रेंज है वॉयलेट से लेके रेड तक विजिबल लाइट की वो तकरीबन 380 नैनोमीटर से लेके रेड की बात करूँ तो वो 750 नैनोमीटर तक है।
अब इस रेंज के अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकती है, लेकिन जो बेस्ट फोटोसिंथेसिस करवाते हैं कलर्स, उनमें एक हमारे पास है वॉयलेट। मैं इनको सर्कल कर देता हूँ। वॉयलेट है, ब्लू है, और ऑरेंज रेड जो वेवलेंथ्स होती हैं, ये बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ बाकी कलर्स की, तो फोटोसिंथेसिस तो वो भी करवा रहे हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं है फोटोसिंथेसिस के अंदर। और इसी तरह अगर हम बात करें जो सनलाइट फॉल कर रही है प्लांट के ऊपर, मैं यहाँ पे एक प्लांट दिखाऊँ अगर आप लोगों को, और मैं उसको ये शो करवा रहा हूँ कि उसके ऊपर जो लीव्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो जो लाइट फॉल कर रही है उसमें से सिर्फ जो 1% लाइट है वो अब्जॉर्ब होती है। सबसे पहले जो लाइट है वो क्लोरोफिल के ऊपर जब गिरेगी, लीफ के ऊपर गिरेगी, तो वो क्लोरोफिल के थ्रू अब्जॉर्ब होगी, क्लोरोफिल के अंदर अब्जॉर्ब होगी, और इसको कन्वर्ट करेंगे हम केमिकल एनर्जी के अंदर। फॉर एग्जांपल ये अगर लाइट थी, तो ये लाइट फॉल करेगी एक लीफ के ऊपर, और वहाँ से वो अब्जॉर्ब होगी इनटू क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल के अंदर अब्जॉर्ब होगी, तो वो फोटोसिंथेसिस करवाएगी। अब हमारे पास सनलाइट तो बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या जो सारी की सारी सनलाइट है वो यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर? ऐसा नहीं है। अगर इसके ऊपर 100% लाइट फॉल करी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसके ऊपर 100 फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, तो सिर्फ जो 1% लाइट है वो अब्जॉर्ब होगी। जो बाकी 99% है लाइट, वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या ट्रांसमिट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाएगी 99% लाइट। अपनी बात याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की, तो वो हमारे पास है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसा हमने पहले पढ़ा कि इसकी हमारे पास रिडक्शन होती थी। रिडक्शन का मतलब क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही थी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही थी, हमारे पास क्या बन रहा था? C6H12O6। अब इसकी रिडक्शन जो है उससे ग्लूकोज बन रहा है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स हमारे पास क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? अगर मैं बात करूं सोर्स की, तो हमारे पास दो किस्म के प्लांट्स हैं। एक मैंने आपको पहले बताया, एक हमारे पास होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और दूसरे हमारे पास हैं एक्वेटिक प्लांट्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, हमने पहले पढ़ा था, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं अ, जो वो CO2 रिसीव करते हैं, वो करते हैं एटमॉस्फेयर से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लांट है यहाँ पे, और ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है। तो ये जो CO2 रिसीव करेगा वो करेगा इस एटमॉस्फेयर से। अब जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 मौजूद है वो तकरीबन 0.03 टू 0.04% है। इसीलिए कहते हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनके अंदर सिर्फ 10% फोटोसिंथेसिस होती है ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्वेटिक प्लांट्स की, अगर मैं यहाँ पे एक मीडियम वाटर का दिखा सकूं यूं करके, और इसके अंदर मौजूद हो प्लांट, तो जो यहाँ पे CO2 मौजूद है वो हमारे पास उसका सोर्स क्या होगा CO2 का? या तो हमें रिसीव, जो प्लांट्स उनको रिसीव होगी इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड CO2, जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व है, या वो रिसीव होगी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट से मिलेगी, ठीक है, या
जो हमारे पास डिज़ोल्व फॉर्म में CO2 है। और अगर हम बात करें कि टोटल फोटोसिंथेसिस जो है वो 100% है, उसमें से 10% टेरेस्ट्रियल के अंदर हो रही है, तो जो बाकी सारी की सारी है वो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो CO2 है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन फोटोसिंथेसिस। जो हमारे पास लास्ट फैक्टर है वो हमारे पास है ऑक्सीजन का, वाटर का, सॉरी, वाटर का। जो वाटर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द फोटोसिंथेसिस। मतलब हमने अभी तक 3 फैक्टर डिस्कस किए, एक सनलाइट, दूसरा CO2 और तीसरा वाटर। जो वाटर का सोर्स है इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, आपको पता है कि जो फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे प्लांट मौजूद है, अगर उसको वाटर का जो सोर्स होगा वो उसकी लैंड से मिल रहा है, कहीं से वाटर मिल रहा है रेनफॉल की फॉर्म में, जो वाटर है इसको रिसीव हो रहा है। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं इनको तो वाटर की कोई कमी का सामना नहीं होगा, तो वाटर बहुत ज़्यादा मौजूद है पहले से। इसका मतलब ये कि वाटर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने बाकी दोनों फैक्टर्स हैं। तो जो वाटर है वो रिसीव हो रहा है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को फ्रॉम द ड्राई लैंड, अगर ड्राई लैंड है वहाँ से रिसीव हो रहा है, और उसके ऊपर जब रेनफॉल होगी वहाँ से भी रिसीव हो सकता है। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके पास पहले से बहुत ज़्यादा वाटर मौजूद है। जो इसमें मेन बात है समझने वाली वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसका सोर्स क्या है। जैसे हमारे पास इक्वेशन मौजूद है CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एनर्जी, और हमारे पास बन रहा था ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो अब हमारे पास यहाँ पे CO2 के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है और H2 के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसका सोर्स कौन सा है, CO2 या H2O? तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वैन नील। उसने पहले इसके ऊपर बात कर ली थी कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है इसका सोर्स वाटर है। उसने एक्सपेरिमेंट वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन उससे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल इतने नहीं हुए या पब्लिश नहीं हुए, जो भी हुआ। लेकिन उसके बाद कोई और साइंटिस्ट आया, उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो CO2 और H2O में से ऑक्सीजन जो है, जो प्रोड्यूस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कर रहा है वो वाटर है। उसने एक्सपेरिमेंटली किस तरह प्रूव किया? उसने लिए 2 प्लांट्स। उसने, मैं आपको दोनों इक्वेशन से समझाता हूँ, CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एनर्जी, और हमारे पास बन रहा है यहाँ पे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। और दूसरी इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एनर्जी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो उसने क्या किया कि उसने जो वाटर था उसके अंदर ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप यूज़ किया, O18। तुम्हें पता है वैसे जो ऑक्सीजन होता है नॉर्मली उसका एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन जो उसका हैवी आइसोटोप होता है उसका मास 18 होता है। जब उसने फोटोसिंथेसिस करवाई विद नॉर्मल CO2 ऑक्सीजन, जो है इसमें जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल है, और जो हैवी आइसोटोप है वो उसने सिर्फ वाटर के अंदर रखा। जो हमारे पास प्रोडक्ट बने उसके अंदर ग्लूकोज वाले ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन था वो नॉर्मल था, वाटर वाला भी ऑक्सीजन नॉर्मल था। जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन था वो O18 आया। और इसी तरह जब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें CO2 का जो ऑक्सीजन है वो 18 रखा गया, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट था उसके अंदर ये वाला ऑक्सीजन जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला है और जो वाटर वाला है वो O18 आया। उससे उसने प्रूव क्या किया कि जो वाटर है ये सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है।
लेकिन जो CO2 है, जो उसका ऑक्सीजन है, वो एक कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर और वाटर के अंदर इन्वॉल्व्ड है उसकी उनकी प्रोडक्शन के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसका सोर्स वाटर है, और जो ऑक्सीजन प्रेज़ेंट है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर और वाटर के अंदर उसका सोर्स CO2 वाला ऑक्सीजन है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं अगली वीडियो के अंदर।